जापान वीज़ा का 2023 में क्या प्रोसेस है, जापान वीज़ा का प्रोसेस और उसके डॉक्यूमेंटेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी, आपका समय नहीं लेगी। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन लगाना है, किस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसी प्रोफाइल्स पे और कैसी फ़ाइल्स पे जापान का वीज़ा का सक्सेस रेट अच्छा है, ये सारी चीज़ें आज इस छोटी सी वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल से बचा सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसको शेयर करके रखें। जब भी आपको जापान का वीज़ा लगाना हो या आपके फ्रेंड्स हो या रिलेटिव हो जिन्होंने लगाना हो, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जापान का वीज़ा जिस पे हम ये डिस्कशन करने वाले हैं, ये होगा टूरिस्ट कैटेगरी का, या फिर आप इसे बिज़नेस कैटेगरी का भी कर सकते हैं। तो टूरिस्ट कैटेगरी में भी जितने भी तरीके हैं, चाहे शॉर्ट स्टे है, लॉन्ग स्टे है या इनविटेशन है, स्पॉन्सरशिप है, वो सारे इसमें कवर होंगे और बिज़नेस वीज़ा भी इसमें कवर होएगा। अगर आप कोई और दूसरी वीज़ा कैटेगरी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिए। जापान वीज़ा के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट हो गया, फ़ोटोग्राफ हो गया, इसके बाद आपका वीज़ा फॉर्म हो गया, एक कवर लेटर हो गया, आपके पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए वीएफएस की। ये सारा मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रिपेयर करना है। पहले आपको मोटा मोटा मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर उसके बाद 6 महीने की आपकी अकाउंट स्टेटमेंट, 3 महीने की है वो भी चलेगी, आपके 2 से 3 साल के टैक्स रिटर्न्स, 2 के भी हो सकते हैं और 3 के भी आप शो कर सकते हैं। कोई ना कोई बिजनेस प्रूफ या कोई जॉब करते हैं तो उसके एनओसी लेटर्स, सैलरी स्लिप्स, दैट्स इट। जापान आपसे ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं मांगता है, तो अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस कराई तो वो आपको रिटर्न कर सकता है। जापान आपसे कोई कंफर्म टिकट की रिक्वायरमेंट नहीं मांगता है। आप कंफर्म टिकट बेशक ना लगाएं, अननेसेसरी इसमें अगर इनकेस वीज़ा नहीं मिला तो रिफ्यूज़ल हो गया तो आपका नुकसान काफ़ी हो जाएगा, तो उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। होटल भी कंफर्म नहीं चाहिए होते, आप होटल का सिर्फ एक रिजर्व वाउचर भी लगा देते हैं, वो भी चल जाता है इसमें। और वैसे भी होटल तो विदाउट पेमेंट के भी कंफर्म हो जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं, तो आप उनके वाउचर भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। कोई भी आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, वो नेटवर्थ सर्टिफिकेट, सीए सर्टिफिकेट या टर्म्स डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी ना लगाएं। जापान में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती और वीएफएस में देयर आर हाई चांसेस वो आपको वहीं से रिटर्न कर देंगे। तो जैसा हमने डिस्कस किया, 3 या 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट, यानी जिस पे जो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम जहाँ पे है, बिजनेस करते हैं तो आपकी करंट अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे मस्ट होएगी, और जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट मस्ट होएगी। यानी जो भी सोर्स ऑफ इनकम वाला आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट है जिसमें आपके फंड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपने वो लगाना है। उसके अलावा कोई आपने सेविंग की है, जॉइंट अकाउंट है फैमिली के किसी और मेंबर के साथ, उसको एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप साथ में लगा सकते हैं। टैक्स रिटर्न 2 या 3 साल के होने चाहिए कम से कम। कोशिश करें 3 साल के ही हो, बट अगर 3 साल के नहीं हो पा रहे तो 2 मस्ट हैं, 2 के होने चाहिए। टैक्स रिटर्न के साथ कंप्यूटेशन की कोई ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहे तो कंप्यूटेशन को साथ में अटैच कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास नहीं भी है तो भी इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा भी अगर आपका कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है तो आप उसके प्रूफ को भी साथ में अटैच कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरी इनकम आ रही हो, जैसे लेट्स से कि आपकी रेंटल इनकम आ रही है, बट यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, रेंट एग्रीमेंट तक वापस हो जाते हैं वीएफएस में, तो आपको वीएफएस में ये जब सबमिशन करा रहे होंगे तो आपको बताना होगा ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे रेंट एग्रीमेंट को लगाएंगे तो वो आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे, रेंटल स्लिप एक्सेप्ट नहीं होंगी। अगर वो आपकी आईटीआर में मेंशन्ड है तो दैट इज़ सफिशिएंट। आपके अकाउंट स्टेटमेंट में रेंट बाकायदा दिखना चाहिए कि वो आ रहा है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। सिमिलरली अगर आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है, मान लीजिए आप खेती बाड़ी करते हैं, तो उस केस में भी आपको जो भी आपके हार्वेस्ट है, फसल है, उसको खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसकी सरकारी रिसिप्ट आपको लगानी होगी। नॉर्थ इंडिया में उसे जे फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ऐसी सरकारी रिसिप्ट लगानी होगी। जब भी आप अपनी फसल बेचते हैं तो सरकार उसके अगेंस्ट आपको एक रिसिप्ट इशू करके देती है, आप उसको लगाएं। और ये चीज़ भी जब आप वीएफएस में सबमिशन पे जाएँ तो ये चीज़ बताएं कि भैया मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, तभी वो एक्सेप्ट होएगा। अगर आपने ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बताया या लगाया तो वो आपको डिनाई कर सकते हैं। तो जापान की आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी वीएफएस की? बहुत ही सिंपल है। जापान की वीएफएस की वेबसाइट में जाके बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके वहाँ पे जो भी स्लैब्स आपको समझ में आते हैं आप उस स्लैब को सिलेक्ट करें और उसका प्रिंट आउट लेकर वहाँ पर जाएं। वो मस्ट है, वो प्रिंट आउट ही आपकी कंफर्मेशन है। अगर आप उसके बगैर जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। अकाउंट स्टेटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, आईटीआर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं आपके बिज़नेस के प्रूफ पे। जो भी आपके पास बिज़नेस प्रूफ है, कोई ट्रेड लाइसेंस है, कोई शॉप एक्ट लाइसेंस है, या फिर आप कोई भी किसी भी तरीके से बिज़नेस करते हैं, उसका कोई भी लाइसेंस या रिकग्निशन जो सरकारी हो वो आप साथ में लगा सकते हैं। सरकारी मतलब जी जीएसटी भी लगा सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का है कि एमएसएमई की क्या भूमिका है, इसके ऊपर डिटेल में बड़े अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन सिर्फ एमएसएमई के अलावा कुछ और हो तो उसको भी साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लें।
एनओसी हमेशा आपकी हेल्प करेगा। नो एग्जेक्शन सर्टिफिकेट एक तरह से लीव लेटर ही होता है। अगर आपकी कंपनी कहती है कि हम आपको एनओसी नहीं दे सकते, सिर्फ लीव सैंक्शन करके दे सकते हैं, तो वो भी सफिशिएंट है। सैलरी स्लिप हो सकता है कि वीएफएस आपसे ना ले, लेकिन अगर सैलरी स्लिप भी आपको मिल रही है तो आप उसे लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर फॉर्म 16 भी आपको मिल रहा है कंपनी की तरफ से तो उसे भी लगा सकते हैं। देयर आर हाई चांसेस कि वो भी एक्सेप्ट ना हो, बट आप फिर भी उसे लगा सकते हैं। एक्सेप्ट नहीं हो तो आप उसे वापस ले आइए। देखिए, आप ऐसा ना करें कि आईटीआर को रिप्लेस करके फॉर्म 16 लगा रहे हैं, ऐसा ना करें। अगर आईटीआर है तो पहली प्रेफरेंस उसको दें। फॉर्म 16 तभी एक्सेप्ट होंगे अगर आईटीआर है ही नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप आईटीआर ज़रूर लेकर जाएँ। नेक्स्ट आ जाता है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आपके ट्रैवल आइटनरी, आपके होटल वाउचर्स ये तो चाहिए, साथ में एसओपी यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे हम कवर लेटर भी कहते हैं। कवर लेटर किस तरीके से बनाया जाता है इस पर सेपरेट वीडियो जो लिंक में आपको मिल जाएगी। मोटा मोटा यही है कि आप कॉन्सुलेट को ये बोलते हैं कि भाई मैं आपके देश में आना चाहता हूँ, इस डेट से इस डेट में आना चाहता हूँ, इस पर्पज़ के लिए आना चाहता हूँ, और थोड़ा बहुत ये है मेरे बारे में कि मैं काम करता हूँ, यहाँ पर काम करता हूँ, इतने देशों में घूम चुका हूँ, और मेरी फैमिली है, मैं मैरिड हूँ, सिंगल हूँ, जो भी है। आप उसको थोड़ा सा ब्यौरा अपने बारे में काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे वीज़ा दें। दैट्स ऑल। ये एसओपी होता है, यानी आपका कवर लेटर होता है। और इसके बाद आ जाता है पॉइंट ट्रैवल इंश्योरेंस का। तो ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा फाइल में लगाएंगे तो वीएफएस आपके रिटर्न कर सकता है। वैसे इट इज़ रिकमेंडेड, लेकिन जापान की तरफ से एज ऑफ नाउ ये मैंडेटरी नहीं है। देखिए, ध्यान रखिए, जब भी आप ये वीडियो हो सकता है फ्यूचर में देखें तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो हैं वो प्लस माइनस हो सकते हैं। हमेशा इसलिए क्रॉस चेक करके ही सारी चीज़ें करें। हो सकता है फ्यूचर में रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, हो सकता है कि रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, या हो सकता है रिक्वायरमेंट कम भी हो जाए। तो हमेशा क्रॉस चेक करने में ही समझदारी है। ये जो डिटेल्स में हम आपको बता रहे हैं, डिटेल्स आपकी 2023 जनवरी से एप्लीकेबल जो है वो बताई जा रही है। अगर आप फ्यूचर में कभी देखने वाले हैं तो उस टाइम पे आप इसको क्रॉस चेक करें। इस चैनल के थ्रू भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। जब भी नॉर्म्स चेंज होते हैं, हमें एक नई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास आते हैं, तो यही क्रॉस चेकिंग आपकी इस चैनल से भी हो सकती है। लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है जिससे आप वीज़ा रिफ्यूजल से बच सकते हैं, खास तौर से जापान में। देखिए, जापान को फालतू के डॉक्यूमेंट से बहुत इरिटेशन है, ये हमने नोटिस करा है, काफ़ी बार नोटिस करा है। जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं, इंक्लूडिंग मी, अगर मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे पास असेट्स हैं, तो मैं सोचूंगा क्यों ना मैं काउंसलेट को इसे दिखाऊं, उनको पता चले कि भाई मेरा यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेचर बड़ा अच्छा है, जिसकी वजह से मैं वापस आऊँगा। लेकिन जापान इस तरीके से नहीं सोचता। अगर कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, जापान उसको नेगेटिव नज़रों में देखता है, तो आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी ना लगाएं। देखिए, ये सारी चीज़ें चल जाती हैं, कनाडा में चल जाती हैं, या यूके में भी चल जाती हैं, शेंगन के भी काफ़ी देशों में चल जाती हैं, जापान में अनफॉर्चुनेटली नहीं चलती। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ या कुछ हैं, काफ़ी सारे आपके पास असेट्स हैं, तो उसको शॉर्ट में यहाँ पर अपने कवर लेटर में एक्सप्लेन कर दें, बट उनके प्रूफ वगैरह अननेसेसरी फाइल को मोटा करने के चक्कर में बिल्कुल भी ना लगाएं। दूसरा पॉइंट है कि आप कंफर्म टिकट ना लगाएं अनलेस जापान ने मांगी ना हो। कंफर्म टिकट लगाना, ये आपको काफ़ी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसमें बताया जाता है कि आप अपनी टिकट कंफर्म करें, वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। काफ़ी लोग हमें आके ये चीज़ बताते भी हैं कि उन्होंने ऐसा सुना है। हो सकता है किसी और कंट्री में ऐसा चलता हो, जिसकी एश्योरेंस मैं आपको नहीं दे रहा, बट जापान में तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। अगर आपने कंफर्म टिकट लगाई और ये चीज़ आपने बोली कि मैंने अपनी कंफर्म टिकट लगा दी है, जिसको मैंने ऑलरेडी पे भी कर दिया है, तो ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा, न्यूट्रल इम्पैक्ट भी नहीं डालेगा, ये थोड़ा डेस्परेशन शो करेगा। आप कंफर्म टिकट तभी लगाएं जब आप फ्रीक्वेंट जापान विजिट करते रहते होते हैं, जिसमें आपको पूरा श्योर है कि वीज़ा है, मिलना ही मिलना है। और मैं हर साल जाता भी रहता हूँ, जैसे मेरे कोई रिलेटिव हैं या आपके ब्लड रिलेटिव रहते हैं, या आपके बिजनेस के लिए आपको जाना बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत कॉमन है, तो ही लगाएं। अगर आप खास तौर से फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं जापान, जब तक पूछा ना जाए, मांगा ना जाए कंफर्म टिकट का, तब तक ना लगाएं। दैट्स इट। लास्टली, ये थोड़ा सा ऑड है, ये आपने कहीं नहीं सुना होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जापान में बहुत लंबा कवर लेटर ना लगाएं। हमारी आदत है कवर लेटर में बहुत लंबा चौड़ा करके लिखने की, कई बार 3-3 पेज का भी कवर लेटर हो जाता है। जापान में ऐसा नहीं, कीप इट शॉर्ट। आपका जो पर्पस है आप उसको मेंशन करें, अपने बारे में थोड़ा सा ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दें, ज़्यादा मत बताएं कि मेरा तो ये भी है वो भी है, नहीं, आप शॉर्ट बताएं, मैं जिस जॉब करता हूँ ABC इंटरप्राइजेस में एट द पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र, दैट्स इट, और मैं आपके देश में घूमने जाना चाहता हूँ फ्रॉम 1 फरवरी टू 10 फरवरी 2023, मेरा पर्पस टूरिज़्म है, दैट्स इट। इतना काफ़ी है। अगर फैमिली है तो ये लिख सकते हैं कि आई एम मैरिड, आई हैव 2 चिल्ड्रन, माई वाइफ इज़ अ हाउस वाइफ, अगर वो हाउस वाइफ है, और अगर वो कहीं पे वर्किंग है तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, दैट शी इज़ वर्किंग इन XYZ कंपनी, दैट्स ऑल। कीप इट शॉर्ट, मेरे कहने का मतलब है। तो ये थे सारे पॉइंट्स, ये था पूरा प्रोसेस जापान वीज़ा लगाने का। सबसे अच्छी बात ये भी है कि जापान एक बहुत ही अच्छा देश है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है। इसका पासपोर्ट जो है
वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है अलॉन्ग विद सिंगापुर। यानी जापान के पासपोर्ट पे की वैल्यू वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। इसके पासपोर्ट पे पूरी दुनिया में मतलब ऑलमोस्ट 95% कंट्रीज़ वीज़ा मांगते ही नहीं हैं। खाली जापान का पासपोर्ट दिखाने से आपका इमिग्रेशन भी साथ के साथ क्लियर हो जाता है, आपको इमिग्रेशन में भी क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाते। तो ये रेपुटेशन है जापान के पासपोर्ट की। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।